गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बेसिक्स करेंगे जो मल्टीपल इंटेग्रल में यूज होंगे। सबसे पहले आपको पता है कि जो कार्टेशियन फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये थी आपकी इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, जिसमें कि आपका सेंटर था एच एंड के और आपकी रेडियस थी आर। बट अब हमने मल्टीपल इंटेग्रल में चेंज ऑफ वेरिएबल में या चेंज ऑफ ऑर्डर में, चेंज ऑफ वेरिएबल में पोलर कोऑर्डिनेट्स का इंटेग्रल सीखना है। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट्स का इंटेग्रल। उसके लिए पहले मैं आपको आज सारा बेसिक्स बताऊंगी, फिर हम इंटेग्रल इनका स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए पोलर फॉर्म में हमारे पास सर्कल की 3 टाइप्स ऑफ इक्वेशन होती है पोलर फॉर्म में। ठीक है, इन पोलर फॉर्म वी हैव 3 टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। फर्स्ट होती है हमारे पास r इक्वल्स टू a। ठीक है, फर्स्ट वन है r इक्वल्स टू a। r इक्वल्स टू a represent equation of circle whose center is 0 0 and इसमें हमारे पास सेंटर होता है 0 0 और रेडियस होती है हमारे पास a। ठीक है, जो भी कांस्टेंट गिवन है, जो भी कांस्टेंट गिवन है, इस लेक्चर की आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी और जो भी काम करवाया जा रहा है इसके नोट्स भी ग्रुप में शेयर हो जाएंगे। सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करो समझने में। ठीक है, समझने में कॉन्सेंट्रेट करो। मैं आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी और इसकी रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है, इस सर्कल का सेंटर होता है 0 0, रेडियस होती है a। अगर यहाँ पे रेडियस कांस्टेंट है 5, इस सर्कल की रेडियस आ जाएगी 5। अगर यहाँ कांस्टेंट है 10 तो इसका रेडियस आ जाएगा हमारे पास 10। ठीक है, इसका सेंटर 0 0 है, रेडियस है हमारे पास a। तो अगर रेडियस a है, ये जो है ये डिस्टेंस a है, ये x एक्सिस है। x एक्सिस पे y ऑलवेज 0 होता है, y एक्सिस पे x 0 होता है, x एक्सिस पे y 0 होता है, y एक्सिस पे x 0 होता है। मतलब x कोऑर्डिनेट दो होते हैं ना, एक x कोऑर्डिनेट होता है, एक y कोऑर्डिनेट होता है। तो अब ये x एक्सिस है, y तो हमारा आ गया 0, ये डिस्टेंस a है, तो ये आपका आ जाएगा a0। ठीक है, ये नेगेटिव हो, इसमें x की वैल्यू नेगेटिव होती है इस साइड। ये डिस्टेंस a है, ये भी डिस्टेंस a है। ठीक है, बट जब हमने इनका ऑर्डर पेयर लिखना है, y कोऑर्डिनेट तो 0 है बट x कोऑर्डिनेट माइनस a आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास y एक्सिस होती है, y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये भी y एक्सिस है, y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट 0। ये रेडियस a है, ये डिस्टेंस a है, इसलिए ये बन जाएगा 0a। ये भी डिस्टेंस a है, इस y एक्सिस के ऊपर नेगेटिव होती वैल्यू y की, ये आ जाएगा -a। तो ये आपने रिमेंबर करनी है, इनको आपने लर्न करना है कि जब भी हम अब चेंज ऑफ वेरिएबल में पोलर कोऑर्डिनेट्स का इंटीग्रल करेंगे तो हम यहाँ से हमेशा लिमिट्स की वैल्यू लेंगे। ठीक है, लिमिट्स निकालने के लिए आपको यहाँ से ये कर्व ट्रेस करना पड़ेगा और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लिमिट्स फाइंड करनी पड़ेगी। सेकेंड इक्वेशन जो हूँ मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, r इक्वल्स टू a हमारा कांस्टेंट होता है। पोलर कोऑर्डिनेट में हमारे पास 2 वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है r, एक होता है थीटा। पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास 2 वेरिएबल होते हैं, r और थीटा, जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम आगे इंटेग्रल करेंगे मल्टीपल इंटेग्रल में। तो पहला सर्कल की इक्वेशन थी r इक्वल्स टू। जब भी आपको ये इक्वेशन गिवन होगी तो आपने फटाफट ये वाला कर्व ट्रेस करना है, इसका सेंटर 0 0 लेना है, इसकी रेडियस a आ जाएगी। ठीक है, अगर कई बार आपको इक्वेशन गिवन होगी r इक्वल्स टू a cos थीटा, r इक्वल्स टू a cos थीटा, पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास हमेशा
सर्कल में या बाकियों में आर और थीटा जो होते हैं वो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम अपनी रेडियस को इजी करने के लिए 2a ले रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे आपको 10a गिवन हो, 5a गिवन हो, 6a गिवन हो, बट मैं यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन को रेडियस की वैल्यू इजीली फाइंड करने के लिए 2a cos थीटा कर दी है, ठीक है। ये हमारे पास सेकेंड टाइप ऑफ सर्कल होती है। जब भी आपके पास cos थीटा आए, ठीक है, हमेशा आपने सर्कल x एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करना है, ठीक है। हमेशा आपका जो सर्कल होगा वो x एक्सिस के ऊपर ड्रॉ होगा। ये आपको पता है ये ओरिजिन है, ओरिजिन ऑलवेज 0 0 होता है, ठीक है। इस सर्कल का जो सेंटर है ना, जो भी कांस्टेंट गिवन होगा, जो भी कांस्टेंट गिवन होगा उसको हाफ करके आएगा, ठीक है। इसका जो रेडियस होगा, इस केस में रेडियस 2a का हाफ कर दो, a आ जाएगा। इसलिए मैंने 2a किया था क्योंकि अगर हम a लेते तो रेडियस a/2 करना पड़ता कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। अगर आपको स्टेटमेंट में 10a गिवन होगा तो वहां आप 10a का हाफ करके रेडियस आप ले लोगे 5a। अगर आपको कांस्टेंट गिवन होगा सपोज 20, तो आप रेडियस ले लोगे 20 का हाफ करके 10। अगर रेडियस गिवन होगा 5a तो आप कर दोगे 5/2a। डिपेंड करेगा कि आपको कांस्टेंट क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंगली हम इसकी रेडियस फाइंड करेंगे। अब ये हमारी ये जो डिस्टेंस है ये है a। x एक्सिस के ऊपर मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ y कोऑर्डिनेट 0 होता है, ये 0 आएगा, ठीक है। ये डिस्टेंस है x का, ये है a, तो ये आ जाएगा a 0। इस केस में हमारा जो सेंटर आ गया वो आ गया, सेंटर हमारा निकल आया है a और 0। इस केस में सेंटर हमारा बन गया है a 0, ठीक है। तो ये डिस्टेंस a है, ये फर्दर और ये भी रेडियस है, ये भी a प्लस a, ये आ गया टोटल डिस्टेंस 2a। तो ये x एक्सिस बन गया 2a, x एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट 0, तो y हम लगा देंगे 0, तो ये पॉइंट निकल आएगा 2a एंड 0, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जब भी 2a cos थीटा, सर्कल के इक्वेशन के लिए बस ये थीटा देख लेना, cos थीटा होना चाहिए और r होना चाहिए, वेरिएबल सेम होने चाहिए, वेरिएबल पार्ट, और कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट चेंज हो सकता है बट वेरिएबल्स आपके सेम रहने चाहिए कर्व ट्रेसिंग आइडेंटिफाई करने के लिए। जब भी आपके पास r इक्वल टू 2a cos थीटा आएगा तो आपने x एक्सिस के ऊपर ऑलवेज सर्कल को ट्रेस करना है, और इसका जो सेंटर होगा वो सेंटर का x कोऑर्डिनेट 2a का हाफ कर दो, 2a का हाफ कर दो a, और y x एक्सिस पे बन रहा है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा तो सेंटर आ जाएगा a0। तो रेडियस लेने का भी मेथड आपने वही याद रखना है, जो भी कांस्टेंट गिवन होगा आपने उसको हाफ कर देना है, ठीक है। एक और सर्कल होता है थर्ड टाइप ऑफ सर्कल होती है 2a sin थीटा, ठीक है, 2a sin थीटा। जब भी आपके पास r इक्वल्स टू 2a sin थीटा होगा, ऑलवेज आपने y एक्सिस के ऊपर सर्कल को प्लॉट करना है, हमेशा आपने y एक्सिस के ऊपर सर्कल को प्लॉट करना है, ड्रॉ करना है, ठीक है। इसका कर्व कैसे ट्रेस होगा, y एक्सिस के ऊपर, ये ओरिजिन है, ये आ जाएगा 0 0, ये सेंटर है, रेडियस, इसका भी रेडियस निकालने का वही मेथड रहेगा, कांस्टेंट का हाफ कर दो, 2a का हाफ कर दो, a आ जाएगा। अब ये रेडियस आपकी a है, ठीक है, तो एक्सिस का कोऑर्डिनेट बन गया a। y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू होती है 0, y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू होती है 0, और ये जो y का डिस्टेंस है ये है a, तो ये आपका आ गया 0a, ठीक है। अब ये a है, ये फर्दर फिर a है, a प्लस a 2a, तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0 एंड 2a। y एक्सिस के ऊपर आपकी x की वैल्यू ऑलवेज 0 होती है, इसका सेंटर निकल आया 0a। ये है थर्ड टाइप। जब भी आपको r के साथ कोई कांस्टेंट हो, साथ में साइन थीटा हो, ऑलवेज आपने ऐसे का सर्कल ट्रेस करना है और फिर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली लिमिट फाइंड करेंगे, ठीक है। ये मैंने बताया आपको पोलर फॉर्म ऑफ सर्कल। हमने 3 टाइप सर्कल किए, r इक्वल्स टू a,
आर इक्वल्स टू ए हमेशा सिंपल, बहुत सिंपल होगा, इस तरह से प्लॉट होगा। आर इक्वल्स टू 2a cos थीटा, एक्स एक्सिस के ऊपर प्लॉट होगा। जब भी साइन थीटा आ जाएगा ऑलवेज वाई एक्सिस के ऊपर प्लॉट होगा। सेंटर रेडियस निकालने का कांस्टेंट का हाफ कर दो, ये वे है। रेडियस का क्या वे है? कांस्टेंट का हाफ कर दो। सेंटर के लिए एक तो ये वाई एक्सिस पे ट्रेस हुआ है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। रेडियस हाफ थी, ये डिस्टेंस ए है, इसका हाफ है, इसका हाफ कर दो जो भी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 एंड ए। ये हमने की है पोलर फॉर्म ऑफ सर्कल। उसके बाद हमारे पास कार्डियोइड होता है, 2 टाइप्स ऑफ कार्डियोइड्स इन पोलर फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे कार्डियोइड। जो भी आपके सिलेबस में है, मल्टीपल इंटेग्रल में जितने आपको कर्व्स की जरूरत है वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, कार्डियोइड जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है आर इक्वल्स टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, आर इक्वल्स टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो जब भी आपका ये वाला कार्डियोइड होएगा ना, ये आपका पॉजिटिव साइड, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड पे ड्रॉ होगा। पॉजिटिव साइड एक्स एक्सिस की ये है, ये हार्ट शेप का बनेगा ऐसे। ठीक है, ये हार्ट शेप का बनेगा इस तरह से। दूसरा कार्डियोइड होता है आर इक्वल्स टू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, आर इक्वल्स टू ए इंटू 1 माइनस। अगर यहाँ माइनस आ गया ना तो ये आपका एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड पे ड्रॉ होगा, ऐसे होगा। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड पे ड्रॉ होगा इस तरह से। ठीक है, जब भी अगर यहाँ पे नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव साइड पे ड्रॉ होगा, पॉजिटिव आ जाए तो पॉजिटिव साइड पे ड्रॉ होगा। ये आपका सेंटर है, ये ऑलवेज आपको पता है रीजन जो है ये हमेशा 0 0 होता है। अब आप जब भी कार्डियोइड ड्रॉ करोगे आपको ये वाली इक्वेशन दी होगी, ये ड्रॉ करोगे, ये वाली इक्वेशन दी होगी, ये ड्रॉ करोगे। अब लिमिट्स निकालनी होगी आपको इंटीग्रल को फाइंड करने के लिए। लिमिट्स निकालने का मैं आपको मेथड सिखा रही हूँ। वहां पे इस वाली एक्सिस के ऊपर थीटा 0 होता है, थीटा की वैल्यू 0 होती है। इसके ऊपर थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 होती है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू पाई होती है। इस एक्सिस के ऊपर थीटा की वैल्यू 3 पाई बाय 2 होती है। ठीक है, मैं आपको साइन और कोस के भी कुछ बेसिक फॉर्मूले बताने जा रही हूँ। हमारे पास साइन एन पाई होता है 0। ठीक है, साइन एन पाई का फॉर्मूला होता है 0। ठीक है, कॉस एन पाई इसकी वैल्यू होती है -1 रेज टू पावर n। कॉस एन पाई होता है -1 की पावर n। ठीक है, एक और होता है हमारे पास, अगर साइन पाई बाय 2 आ जाए, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू होती है 1, कॉस पाई बाय 2। ठीक है, कॉस पाई बाय 2 क्या होता है 0। ठीक है, कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू जो होती है हमारे पास वो 0 होती है। ठीक है, अगर मेरे को कॉस पाई निकालना है, कॉस पाई, कॉस ऑफ पाई। ठीक है, यहाँ n को 1 पुट किया, यहाँ n को 1 पुट किया, -1 तो क्या आ जाएगा -1। ठीक है, अगर मेरे को cos 0 निकालना है, cos ऑफ 0, यहाँ 0 पुट किया, यहाँ 0 पुट किया, एनीथिंग रेज टू 0 ऑलवेज 1 होता है, एनीथिंग रेज टू पावर 0 ऑलवेज 1 होता है। ठीक है, तो cos 0 की जो वैल्यू है वो 1 है और cos पाई की वैल्यू जो होती है वो -1 आती है। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि मैं ये वाला पॉइंट पता करूं कि इसकी वैल्यू क्या है। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, y कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब मुझे ये डिस्टेंस फाइंड करना कि ये कितना है। इसको फाइंड करने के लिए थीटा की वैल्यू 0, जो भी स्टेटमेंट, जो भी इक्वेशन गिवन है इसके अंदर थीटा की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। थीटा की वैल्यू 0 पुट करो, cos 0, cos 0 कितना होता है 1 + 1 2, r की वैल्यू आ गई a × 2 2a,
आपका यहाँ पे रेडियस कितना निकल आया 2a, ये डिस्टेंस निकल आया 2a। सपोज मैं कहती हूँ मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए, यहाँ पे कितनी वैल्यू है, तो y एक्सिस पे आपको पता है x ऑर्डिनेट 0 होता है, ये 0 आ गया। अब y निकालना है, y की वैल्यू निकालने के लिए थीटा की वैल्यू π/2 इसके अंदर पुट करोगे, थीटा की वैल्यू π/2 इसके अंदर पुट करोगे। cos π/2 ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि cos π/2 0 होता है, ठीक है। ये आ गया 0, 0 + 1 1, तो r की वैल्यू कितनी निकल आई a, ये आपका निकल आया r = a। सपोज आपने ये वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे 0 आएगा x ऑर्डिनेट, y ऑर्डिनेट निकालने के लिए, ये डिस्टेंस निकालने के लिए थीटा की वैल्यू कितनी है 3π/2, 3π/2 पुट कर दोगे तो आप सिंप्लीफाई कर लोगे, ठीक है। अब भाई ये वाला कर्व देखते हैं, ठीक है, दूसरे वाला कर्व। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे को ये वाली वैल्यू पता लगे कि यहाँ पे कितनी वैल्यू है इस कर्व के ऊपर। ये तो सेंटर है, ये आ जाएगा 0 0, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं देखना चाहती हूँ कि यहाँ पे कितनी वैल्यू है। ये x एक्सिस है, x एक्सिस के ऊपर y ऑर्डिनेट होता है 0। अब ये वाला पॉइंट थीटा की वैल्यू यहाँ मैं बता चुकी पाई होती है, इस एक्सिस के ऊपर थीटा की वैल्यू पाई होती है। अब थीटा की वैल्यू पाई मैं यहाँ पुट करूंगी cos पाई, cos पाई की वैल्यू होती है -1, 1 माइनस -1, माइनस माइनस प्लस होता है मल्टीप्लाई में, तो 1 + 1 2, तो ये आ गया 2a। यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 2a, बट ये नेगेटिव साइड पे है तो ये कितना आ जाएगा -2a। ये डिस्टेंस निकल आया 2a, बट ये x एक्सिस की नेगेटिव साइड पे है तो ये बन जाएगा -2a 0। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अगर मुझे ये वाला पॉइंट ढूंढना है तो थीटा की वैल्यू 3π/2 पुट करनी पड़ेगी। ये वाला पॉइंट ढूंढना है, थीटा की वैल्यू π/2। चलो ये वाला एक फाइंड करके बता देते हैं। थीटा की वैल्यू π/2 हम यहाँ पुट करेंगे इस कर्व के अंदर, थीटा की वैल्यू π/2, cos π/2 होता है बेटा 0, तो 1 - 0 1, 1 × a, तो r की वैल्यू, ये डिस्टेंस a है, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस a है, y एक्सिस के ऊपर x ऑर्डिनेट 0 और साथ में आ गया a। ये सारा कुछ था कोऑर्डिनेट कार्डियोइड के बारे में। जब भी आपको ये इक्वेशन स्टेटमेंट में गिवन हो या ये इक्वेशन गिवन हो, आपके माइंड में फटाफट से आना चाहिए कि इसकी शेप ये बननी है, इसकी शेप ये बननी है, और फिर लिमिट्स निकालने के लिए आपको जो भी पॉइंट चाहिए होगा वहां आप थीटा की वैल्यू पुट करके अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली लिमिट्स फाइंड कर लोगे। आपके जो सिलेबस में क्वेश्चन जो करवाने हैं उसमें सर्कल की इक्वेशन यूज होगी, कार्डियोइड यूज होगा, और एक होता है लेमनिस्केट, ठीक है। लेमनिस नेक्स्ट है हमारे पास लेमनिस्केट, अब हम वो कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लेमनिस्केट। बस भी करो मैम। नेक्स्ट है लेमनिस्केट, ठीक है। लेमनिस्केट की इक्वेशन होती है r² = a² cos 2 थीटा। लेमनिस्केट की डायग्राम ऐसे बनती है, ठीक है। लेमनिस्केट की जो डायग्राम होती है वो इस तरह से बनी होती है। अब आपको अगर इनके ऑर्डिनेट्स चाहिए, इनकी वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। आपको पता है इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको सिंपली थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा की वैल्यू जो भी आपको पॉइंट चाहिए, थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करके उसके अकॉर्डिंगली आपकी आर की वैल्यू निकल आएगी। सपोज मैं कहती हूँ मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए, यहाँ पे इसकी सपोज मेरे को लिमिट की जरूरत पड़ गई है, तो यहाँ पे आपको पता है ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे y ऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होता है। अब x की ये डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे यहाँ पे थीटा की वैल्यू पता क्या होती है। थीटा यहाँ पे इस एक्सिस के ऊपर 0 होता है, थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे, cos 0, cos 0 कितना होता है 1, तो r² = a² आ जाएगा, r² = a², r की वैल्यू प्लस माइनस है, इस तरफ आपकी r की वैल्यू आ गई a, नेगेटिव साइड इस साइड आपकी आ गई -a 0। तो
अगर आपको ये इक्वेशन जब भी गिवन होगी स्टेटमेंट में, हमेशा आप ये कर्व ट्रेस करोगे और ये कर्व कैसे ट्रेस हो रहे हैं, कर्व ट्रेसिंग चैप्टर में हम सीखेंगे। फिलहाल आपको मल्टीपल इंटीग्रल में इनको आपको लर्न करना पड़ेगा। उसके बाद कुछ कन्वेंशंस है, ठीक है, कुछ कन्वेंशंस है, इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस, जो मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। अगर आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट गिवन हो, ठीक है, और उसको हमने कन्वर्ट करना हो पोलर में, चेंज ऑफ वेरिएबल में, वो कहे कि कार्टेशियन गिवन हो, इसको पोलर में चेंज करके इसका इंटीग्रल सॉल्व करो, ठीक है, डबल इंटीग्रल सॉल्व करो। कार्टेशियन में जिसको भी हम सेंटर बोलते हैं, ठीक है, उसको हम पोल बोलते हैं। मैंने आपको बताया कि जैसे ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है। कार्टेशियन में अगर ये सेंटर है, ठीक है, इसी सेंटर को मैं पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में पोल बोलूंगी। जिसको भी हम सेंटर बोलते हैं कार्टेशियन में, उसको मैं पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर पोल कहूंगी। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स एक्सिस। ये है हमारी एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को हम बोलते हैं इनिशियल लाइन। एक्स एक्सिस का के लिए क्या कन्वेंशन है हमारे पास, इनिशियल लाइन। नेक्स्ट होती है वाई एक्सिस। जितना को आपको अभी मल्टीपल इंटीग्रल में जरूरत है उतना उतना मैं बताऊंगी, ठीक है। वाई एक्सिस को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर टू इनिशियल लाइन। वाई एक्सिस को बोलते हैं परपेंडिकुलर टू इनिशियल लाइन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे रिडक्शन फॉर्मूला। रिडक्शन फॉर्मूला लर्न कर लोगे तो आपको साइन और कॉस के इंटीग्रल करने इजी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे पास, रिडक्शन फॉर्मूला। रिडक्शन फॉर्मूला की एक कुछ कंडीशन है कि जो इंटीग्रल के लिमिट्स है ना, वो ऑलवेज 0 से π/2 होनी चाहिए। रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए इंटीग्रल की लिमिट्स ऑलवेज 0 से π/2 होनी चाहिए। साइन की पावर p ले लो, m ले लो, कुछ भी ले लो। सपोज मैं ले लेती हूँ साइन थीटा की पावर है मेरे पास m, ठीक है। कॉस थीटा है, उसकी पावर है सपोज n, और ये है d थीटा। मेरे को सपोज ये इंटीग्रल सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका इजी फॉर्मूला क्या होता है, m की पावर आप एक कम करोगे, आप m-1 लिखोगे, ठीक है, और उसके साथ आप लिखोगे गो ऑन डिक्रीजिंग, गो ऑन डिक्रीजिंग बाय 2, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट n के लिए कैसे सॉल्व करोगे, n की पावर एक कम करोगे, n-1, उसके साथ वैसे ही आप मल्टीप्लाई करते जाओगे, गो ऑन डिक्रीजिंग बाय 2, और इसके डिनोमिनेटर में आप क्या करोगे, इनको ऐड कर दोगे, m और n को। m और n को ऐड करोगे तो आपका बन जाएगा m+n, और फिर आप लिखोगे गो, इसके साथ आप करोगे गो ऑन डिक्रीजिंग बाय 2। अगर सपोज m और n दोनों इवन है, m और n दोनों इवन है, तो फिर आप साथ में यहाँ पे π/2 को मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर आप यहाँ पे π/2 मल्टीप्लाई करोगे। π/2 तभी मल्टीप्लाई कर होगा अगर इफ m and n both are even, ठीक है। अगर m और n इवन है तभी π/2 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। मैं सपोज एक एग्जांपल करवाती हूँ आपको इसको क्लियर करने के लिए। तो m और n जो आपके सिलेबस में है वहां पे सारे नेचुरल नंबर की ही वैल्यू होगी। सपोज यहाँ पे है मेरे पास, कुछ भी ले लो, क्या पावर लेनी है आपने, बोलो। 2 4 2 लेनी है, यहाँ 4 लेनी है, ठीक है।
अब 2 में से 1 माइनस करो, क्या आएगा 1। उसके बाद इसको -2 नहीं करना, 0 से पहले तक आपने इसको फिनिश कर देना है। गो ऑन डिक्रीजिंग बाय 2 में वो नेगेटिव या 0 नहीं आएगा, उससे पहले जो भी पॉजिटिव नेचुरल नंबर होगा पॉजिटिव तक ही हम लिखेंगे, 0 नहीं लिखना और नेगेटिव नहीं लिखना। तो 2 - 1 किया, 1 आ गया। 4 - 1 करो, कितना आएगा 3। 3 में से 2 माइनस करो 1, इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर में 2 + 4 करो 6, 6 में से 2 माइनस करो 4, फिर 2 माइनस करो 2, फिर 2 माइनस करेंगे 0, बट हमने 0 नहीं लिखना। अब 2 और 4 दोनों इवन है, इसलिए ये आपका आ जाएगा π/2। उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3 × 6, 2 × 4, 4 × 16, 16 × 32, तो ये आपका π/32 आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा और समझने के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ी पावर बड़ी कर देते हैं। यहाँ मैं कर देती हूँ 10, यहाँ मैं कर देती हूँ 9, कुछ भी कर लो, मतलब एग्जांपल आपको क्लियर करने के लिए। 10 - 1 9, अब 2 डिक्रीज करते जाओ, 9 में से 2 माइनस किए 7, फिर 2 डिक्रीज किए 5, फिर 2 डिक्रीज किए 3, फिर 2 डिक्रीज किए 1, बस। अब n -1 करो 8, फिर 2 डिक्रीज किए 6, फिर 2 डिक्रीज किए 4, फिर 2 डिक्रीज किए 2, फिर 2 डिक्रीज किए 0, बट हमने 0 नहीं लिखना। डिवाइडेड बाय 10 + 9 19, फिर 2 डिक्रीज किए 17। वैसे इतना बड़ा नंबर नहीं आएगा, थोड़ा छोटा ही आएगा, ये सिर्फ समझाने के लिए एक एग्जांपल लिए। 17 में से 2 डिक्रीज किए 15, फिर 2 डिक्रीज किए 13, फिर 11, फिर 9, फिर 7, फिर 5, फिर 3, फिर 1। अब दोनों इवन नहीं है, इसलिए π/2 नहीं आया। अब दोनों मेरे पास यहाँ पे इवन नहीं है। बस एक कंडीशन याद रखना, इंटेग्रल की लिमिट 0 से π/2 हो और यहाँ पे नेचुरल नंबर हो। अगर फ्रैक्शन होगी तो उसके लिए बीटा गामा फॉर्मूले होते हैं, वो मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो इसको आप सिंप्लीफाई करके इसका आप आंसर निकाल लोगे। अब आपके माइंड में आता है कि सपोज आपको वो सिर्फ ये दे रहा है, sin की पावर 10 थीटा d थीटा, तो फिर क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 0 से π/2 sin की पावर 10 थीटा cos की पावर 0 थीटा d थीटा। एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो मैंने 1 into something is something, तो ये आपस में इक्विवेलेंट है। इसको हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, बट हम फॉर्मूला इसका सेम वैसे ही लगा देंगे। 10 में से 1 माइनस किया 9, 9 7 5 3 1, फिर 0 में से 1 माइनस के नेगेटिव हमने लिखना ही नहीं है। ओवर में 0 + 10, 10 से स्टार्ट कर देंगे, 10 8 6 4 2। अब 10 भी इवन है, 0 भी इवन है, तो साथ में आ जाएगा π/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। सपोज अब आप कहते हो कि हमें जी सिर्फ गिवन है cos थीटा की पावर 7, इसको हम कैसे करेंगे? तो कोई बात नहीं, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, cos की पावर 7 कर देंगे, साइन हमने खुद से पावर 0 लेके लिख दिया, cos की पावर 7 कर देंगे। अब 0 - 1 नेगेटिव नहीं लेना, तो इसकी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 7 - 1 6, गो ऑन डिक्रीजिंग बाय 2, 6 × 4 × 2, और 2 - 2 0 0 लेना नहीं है। 0 + 7 7, 7 गो ऑन डिक्रीजिंग बाय 2, 7 × 5 × 3 × 1। अब 0 इवन है बट 7 ऑड है, इसलिए π/2 नहीं आएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा।